हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से एक बार आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास देखते आ रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोगों को जो जानना है वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का जो एक टाइप है, आप कह सकते हैं ब्रांच है, जिसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ब्रांच कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए इफ स्टेटमेंट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट which help to decision control statement, which help to condition based execute the block of statement। और हम लोगों ने देखा कि if decision control statement 4 different types की अलग अलग ब्रांच उसके साथ यूज किए जा सकते हैं। सिंपल इफ में एक कंडीशन और मात्र ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक हुआ करता था। हमें केवल ये परमिशन मिलती है कि केवल एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बिहाफ पे केवल एक ब्लॉक स्टेटमेंट होगा और वो ब्लॉक स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट उसका ब्रांच देखा था इफ स्टेटमेंट का दूसरा एक टाइप था और उसका नाम इफ इल्स स्टेटमेंट था। और उस स्टेटमेंट के तहत हम लोग को वहां भी एक ही कंडीशन टेस्ट करना पड़ता था, लेकिन उस कंडीशन के बिहाफ पे 2 ब्लॉक हम लोग डिसाइड कर सकते थे और वो कंट्रोल डिसीजन के अकॉर्डिंग या तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करता या तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता। आप देख पा रहे थे कि सिंपल इफ का दायरा और बढ़ गया था और उसके पास 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के हो गए थे। अब ये तय पहले से नहीं होता था कि उसे ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। इट मींस जस्ट रिटर्न द स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ द कंडीशन, इफ कंडीशन के जस्ट ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट करना है या इल्स ब्लॉक के कंटेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, ये बात पहले से तय नहीं होती थी। नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ द इफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट रहा उसे हम लोग इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट कहे, जिसे इल्स इफ लैडर भी कहा गया। और उसके तहत हम लोगों ने देखा कि इफ स्टेटमेंट में मोर देन स्टेटमेंट्स, बहुत सारे कंडीशंस हो और सभी कंडीशंस के अपने एप्रोप्रिएट ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक हो। कंडीशन के बिहाफ पर जो कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट होगा उसके एसोसिएटेड ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होते जाएंगे। और हम लोगों ने लास्ट में देखा था अगर कोई भी इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं करता था, मतलब कंडीशन विल बी नॉट ट्रू, देन द इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। तो वहां पर केवल एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था और वो कौन सा होता था? इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। मतलब हमें मोर देन कंडीशन टेस्ट करने को द ईच कंडीशन एसोसिएटेड द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर द ट्रू स्टेटमेंट। और देखा गया था कि प्रत्येक इफ स्टेटमेंट जो कंडीशन टेस्ट करता है उससे संबंधित एक ब्लॉक तैयार कर दिया गया था और जो भी कंडीशन एप्रोप्रिएट ट्रू होती थी उसका केवल ट्रू ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था और बाहर चला जाता था। आपने देखा था कि इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट में, जिसे नेस्टेड इफ चेन स्टेटमेंट कहते थे, उस स्टेटमेंट में ट्रू स्टेटमेंट्स बहुत सारे थे। जितने इफ स्टेटमेंट थे उतने ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक थे और इल्स स्टेटमेंट केवल एक हुआ करता था। और कब एग्जीक्यूट होता था? जब कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती थी तो इल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली, तो लास्ट में वो एग्जीक्यूट होता था। अब हमारे पास एक चौथा और लास्ट ब्रांच ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का इफ का एक टाइप है जिसे हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसे हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं। नेस्टेड इफ, पहले नेस्टेड इफ के बारे में समझ लें आप। इफ के जस्ट अंदर साइड में अगर इफ होता है तो उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। कुछ स्टूडेंट को भ्रम हो जाए, इफ लगा रहे, उसका ट्रू स्टेटमेंट रहे, फिर से नई लाइन में इफ लिखा रहे, फिर से ट्रू स्टेटमेंट रहे, फिर इफ लिखा रहे, फिर ट्रू स्टेटमेंट रहे, तो इसे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट तब कहते हैं जब इफ स्टेटमेंट के एरिया में, बॉडी ऑफ में, उसके ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक में फिर से एक इफ आ जाए, विथ इन इफ आ जाए। इफ स्टेटमेंट विथ इन जस्ट इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के अंदर जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहे उसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट अगर क्या मिल जाए
इफ स्टेटमेंट मिल जाए तो उसे हम लोग नेस्टेड इफ कहेंगे। और ये जस्ट अपोजिट इफ इल्स स्टेटमेंट के अपोजिट है। कैसे? वहां पर मोर देन ट्रू स्टेटमेंट मिलते थे और सिंगल फॉल्स स्टेटमेंट मिलता था। यहां पर मोर देन इल्स स्टेटमेंट मिलेगा। यूं कहें जितने इफ स्टेटमेंट उतने इल्स स्टेटमेंट, लेकिन जितने इफ स्टेटमेंट रहेंगे उनके बिहाफ पे केवल एक सिंगल ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ द इफ इल्स स्टेटमेंट। फिर से इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपने पिछले लेक्चर में देखा था जितने इफ थे उससे संबंधित ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट रहा करता था, इल्स ब्लॉक केवल एक हुआ करता था। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसे हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं, उसमें उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। यहां पर जितने इफ होंगे उससे संबंधित उतने इल्स स्टेटमेंट होंगे, जिसे हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक स्टेटमेंट कहेंगे। और यहां पर केवल ओनली वन ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक रहेगा। और वो कब एग्जीक्यूट होगा? द ऑल इफ स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली एग्जीक्यूटेड। क्योंकि जितने भी यहाँ कंडीशन रहेंगी एक के अंदर एक रहेंगी और सब कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद ही केवल वन टाइम ट्रू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। आई होप ये बात आपको समझ में आया। आइए प्री राइट ऑन बोर्ड पर मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में सभी क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, वैसे आज के लेक्चर में भी है। पहला टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ विद इन इफ के अंदर इफ हो जाए, इफ के पैरेलल नहीं, इफ के अंदर अगर इफ स्टेटमेंट मिल जाए उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। अगर आप इसे समझना चाहें, कोई कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इनिशियल स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका ताल्लुक नहीं रखते हैं और आप नेस्टेड वर्ड को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूं कहीं ना कहीं से यह नेस्ट माने घोंसला, उसी से ये संबंधित है शब्द। चूंकि आपने देखा होगा जब चिड़िए का घर होता है या उसे घोंसला कहते हैं, आप अंग्रेजी में नेस्ट कहते हैं, तो उस नेस्ट में आपने देखा होगा एक तिनके के अंदर जस्ट एक तिनका फंसा होता है और नेस्ट अगले वाले तिनके के अंदर अगला तिनका फंसा होता है। मतलब इसी तिनकों के फंसान से, कड़ी से जो तैयार होता है वो पक्षी का, जिसे बर्ड कहते हैं, उनका अपना घोंसला होता है, जिसे नेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। उसी से आप समझ सकते हो कि नेस्ट मतलब क्या। नेस्ट का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन। वहां तो तिनकों से या घास से या किसी और एलिमेंट से एक के अंदर एक फंस कर वो बनता है, लेकिन यहाँ पे इफ के अंदर इफ फंस जाए और दूसरे इफ के अंदर और इफ फंस जाए, इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर बन जाए उसे नेस्टेड टर्मोलॉजी हम लोग कह सकते हैं। मैंने केवल एक कंसेप्ट दिया कि नेस्ट माने घोंसला, और घोंसले का मतलब होता है एक तिनके से दूसरे तिनके का कंस्ट्रक्ट होना। इसी तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे इफ के अंदर जस्ट इफ जो मिलेगा उसे हम लोग नेस्टेड इफ कहेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आया। वो कंसेप्ट है केवल। नेस्टेड इफ इज अ सुपर सेट ऑफ इफ स्टेटमेंट। आपको बताया जा रहा है ये इफ स्टेटमेंट जो है ना, इसके कई सेट हैं और सेट में सुपर सेट हैं। जैसे 4 सेट हैं और हमने हर लेक्चर में या आल लेक्चर में जब भी हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का चाहे सिंपल इफ पढ़ा हो, चाहे हम लोग इफ इल्स स्टेटमेंट पढ़ा हो, चाहे इफ इलिफ स्टेटमेंट पढ़ा हो, और चाहे आज का लास्ट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इफ का चौथा ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसे नेस्टेड इफ कह रहे हैं, सब में लाइन लिखा गया है कि सुपर सेट है। सुपर सेट किसका? इफ स्टेटमेंट का। इफ के पास अपने 4 डिफरेंट टाइप के सेट हैं और सेट में एक से बढ़कर एक है, तो इसीलिए सुपर सेट कहा जाता है। इफ के पास में सिंपल इफ होता है, वो जिसमें केवल एक कंडीशन और एक ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। जो इफ इल्स हुआ उसका इफ का और दायरा बढ़ जाता है। इसी इफ के साथ में 2 ब्लॉक कंसिस्ट होता है। अब ये कौन एग्जीक्यूट होगा और डिपेंड करेगा कंडीशन पर, लेकिन उसका दायरा बढ़ जाता है, उसे हम लोग इफ इल्स स्टेटमेंट कहते हैं। हम लोगों ने और अगला देखा इफ इलिफ स्टेटमेंट, वो इफ का और बड़ा दायरा हो जाता है और वह भी एक सुपर सेट हुआ उसका। और चौथा और लास्ट आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ, इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ इफ स्टेटमेंट, or we can say that it is also called to superset of if statement. If statement is actually called to decision control statement. These are the various type or subtype of the if statement which are defined or declared
एंड डिजाइन अ प्रोग्राम डिफरेंट कंसेप्ट। अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग प्रकार के हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। वी कैन से दैट दिस इज अ सुपर सेट ऑफ ईच ब्रांच ऑफ इफ स्टेटमेंट। आप कह सकते हो जितने भी वो चार के चारों थे वो इफ से ही ताल्लुक रखते थे, चाहे इफ के साथ में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट केवल रहा हो, चाहे इफ के साथ में ट्रू और फॉल्स दोनों कंसिस्टेंट रहा हो, चाहे इफ के साथ में इलिफ और इल्स रहा हो, और चाहे आज हम लोग देखेंगे इफ के साथ में इफ रहे हो। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आया। इफ स्टेटमेंट विथ इफ, एक इफ स्टेटमेंट रहेगा, उसी के विदिन, उसी के अंदर एक इफ और स्टेटमेंट हो जाएगा, इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। याद रखें, चाहे जो ब्रांच, चाहे जो सुपरसेट यूज करेंगे, विदाउट इफ से कोई स्टेटमेंट शुरुआत नहीं होगा। चाहे वो सिंपल इफ हो, चाहे इफ इल्स हो, चाहे वो इफ इलिफ इल्स हो, और चाहे आज नेस्टेड इफ हो। इफ सदैव ही शुरुआत करता है और इफ का दायरा बड़ा होता चला गया है, और अलग अलग तरीके से वी कैन से दैट इफ के पास डिफरेंट के फ्लेवर्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग से अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हो इफ का। तो इफ स्टेटमेंट विद इन अ इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर ही, पैरेलल में नहीं, पैरेलल होगा तो उसे मल्टीपल इफ कहेंगे। इफ के अंदर ही एक दूसरा इफ हो जाएगा, इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इतना बड़ा टर्म लिखने का मतलब केवल एक मतलब नेस्टेड इफ। ये तो बताने के लिए कहा गया है, इसे हम कह सकता था नेस्टेड इफ यूज्ड इफ विद इन इफ स्टेटमेंट और बंच ऑफ इफ स्टेटमेंट। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ यूज्ड इफ विद इन इफ, इफ के अंदर ही इफ स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, और जरूरी नहीं कि इफ के अंदर केवल एक इफ स्टेटमेंट हो, बंच भी हो सकता है इफ का। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, मोर देन हो सकता है, डिफरेंट सबसेट में हो सकता है। नहीं, आप समझे कि नेस्टेड इफ में केवल इफ के अंदर केवल एक इफ हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया कि इफ के अंदर केवल एक इफ जरूरी नहीं है। इफ के अंदर एक इफ और उस इफ के अंदर नेक्स्ट अगला एक नेस्टेड इफ, और उस नेस्टेड इफ के अंदर एक और नेस्टेड इफ, ऐसे कंटिन्यूअस हो सकता है, बंच में हो सकता है इफ। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, फिर इस टर्म का मतलब केवल एक ही टर्म, नेस्टेड इफ हैज ओनली वन ट्रू स्टेटमेंट। याद रखना, नेस्टेड इफ में केवल एक ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। आपने देखा है, आपको या तो सिंपल इफ में केवल ट्रू स्टेटमेंट मिला है, एक ट्रू स्टेटमेंट, या तो और या आपने देखा है इफ इल्स में भी एक ट्रू स्टेटमेंट मिला है, या आपने देखा है प्रत्येक इलिफ में ट्रू स्टेटमेंट और इफ में मिला है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आप टेस्ट करोगे तो एक ही ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक रहेगा, मल्टीपल नहीं रहेगा। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट हैज ओनली वन ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक बट द ईच इफ स्टेटमेंट, लेकिन प्रत्येक इफ स्टेटमेंट के पास एंड एप्रोप्रिएट, अपना एक उचित या एसोसिएटेड फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या एल्स स्टेटमेंट होगा। जितने इफ होंगे उनके उतने ट्रू ब्लॉक नहीं होंगे। बहुत सारे इफ के, मल्टीपल इफ के, मल्टीपल नेस्टेड इफ के केवल एक ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक रहेगा, लेकिन प्रत्येक इफ का अपना एक एल्स ब्लॉक होगा। समझने की बात ऐसा समझ सकते हैं आप, अगर आपने 5 नेस्टेड इफ का यूज किया है, एक ऊपर, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, उसके नीचे, तो याद रखिए 5 इल्स आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। आप भले ट्रू स्टेटमेंट सिंगल एक ही ब्लॉक करेंगे, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट, जिसे हम लोग इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट कह रहे हैं, जितने इफ स्टेटमेंट होंगे, मतलब जितने कंडीशन आपने टेस्ट किए होंगे, उसके अप्रोप्रिएट उतने इल्स स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट आपको डिजाइन करने पड़ते हैं या पड़ेंगे। आगे, द फर्स्ट इफ स्टेटमेंट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। यदि पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब ट्रू हो गया, देन द नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तब वो अगले वाले जो इनसाइड ऑफ इफ के अंदर दूसरा इफ होगा, उसका कंडीशन जाके टेस्ट करेगा, एट सो ऑन, और इसी तरह 1 by 1 शिफ्ट होते हुए वो पैरेलली में
चेक करते हुए जाएगा। एंड whenever an if statement condition will be not satisfied, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई या फॉल्स हो जाता है, द कंट्रोल जंप द इट्स इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ध्यान रखना है, इफ में अगर कोई भी, चाहे पहला इफ, चाहे इफ के अंदर जो दूसरा होगा वो इफ, या इफ के अंदर दूसरे के अंदर जो तीसरा होगा वो इफ, कहीं से भी कंडीशन आपकी नॉन सेटिस्फाइड हुई, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, तो वह अपने एप्रोप्रिएट इल्स स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। हम लोग इस बात को समझेंगे फ्लो चार्ट में या डाटा फ्लो डायग्राम में, जहां पे बात आपको समझाने में हम सफल रहेंगे और सरल तरीके से आप समझ पाएंगे। आगे, द इफ एंड इल्स स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेड। चाहे इफ स्टेटमेंट होगा, इफ में चाहे नेस्टेड होगा, चाहे ऊपर वाला इफ होगा, या जितने भी इफ स्टेटमेंट होंगे वो इंडेड विथ कोलन साइन, जिसे हम लोग इंडेंटेशन मार्क कहते हैं। और आपने प्रत्येक इफ में इसका जिक्र सुना होगा और आपने देखा भी होगा। प्रत्येक इफ और इल्स इंडेड विथ, मैं यहां लगा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए, इफ का अंत भी इंडेंटेशन मार्क से होगा और इल्स का भी इंडेंटेशन मार्क एक होगा। इफ बहुत सारे होंगे, इल्स भी बहुत सारे होंगे, या कह सकते हैं जितने इफ होंगे उतने इल्स स्टेटमेंट भी हमारे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में अवेलेबल होते हैं। मतलब प्रत्येक इफ इंडेड विथ कोलन साइन, जिसे हम लोग इंडेंटेशन मार्क यहाँ कहेंगे, एंड इफ स्टेटमेंट आल्सो इंडेड विथ कोलन साइन, जिसे हम इंडेंटेशन मार्क कहेंगे। और आगे बात कहा जा रहा है इंडेंटेशन मार्क एंड एट लीस्ट वन स्टेटमेंट विल बी मैंडेटरी। और प्रत्येक स्टेटमेंट में, चाहे इफ के कंडीशन आप टेस्ट करके इंडेड कोलन साइन लगाएंगे, उसमें भी कम से कम एक लाइन का स्टेटमेंट नेसेसरी है, या अगर आप इल्स में भी जाते हैं तो वहां भी कम से कम एक लाइन, मोर देन एज वी विश। आप ज्यादा चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको नॉन इंपटी स्टेटमेंट नहीं रखना है या इंपटी स्टेटमेंट नहीं रखना है, चाहे वो इफ की बात हो, चाहे वो इल्स की बात हो, चाहे जिस इफ स्टेटमेंट की बात हो, चाहे वो किसी भी इल्स स्टेटमेंट की बात हो। ये लास्ट की बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लागू मात्र यहाँ नहीं, पूरे इफ स्टेटमेंट में होता है, चाहे वो सिंपल इफ हो, चाहे इफ इल्स हो, चाहे वो इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट हो, चाहे वो आज की क्लास का लेक्चर नेस्टेड इफ हो। प्रत्येक इफ या इल्स, पहली बात तो कीवर्ड है, इलिफ भी कीवर्ड है, और प्रत्येक कीवर्ड स्मॉल केस में लिखे जाएंगे, क्योंकि स्मॉल में प्री राइट ऑन लाइब्रेरी पैथर्न में सेव्ड है, इसीलिए स्मॉल में लिखे जाएंगे। दूसरी खास बात, कंडीशन टेस्ट करने के बाद जब आपका लास्ट कोई एलिमेंट होगा तो वह केवल इंडेंटेशन मार्क होना चाहिए। और खास बात सुनिए, इंडेंटेशन मार्क जैसे आप लगाते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली शिफ्ट द 4 ब्लैंक स्पेस ऑफ योर कर्सर, आपको आपके कर्सर को एक मैनर में लाके शिफ्ट कर देता है, और उसको आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली होता है। और प्रत्येक इफ में या इल्स में या इलिफ में, तीनों प्रकार की बात कर लूं, क्योंकि आज के बाद ये लास्ट टॉपिक होगा डिसीजन का, तो यहां मैं चर्चा कर लूं। किसी में भी नॉन स्टेटमेंटल कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा, चाहे इफ होगा उसमें भी कम से कम एक लाइन का स्टेटमेंट नेसेसरी है, एक से ज्यादा एज वी विश। इलिफ में भी एक लाइन का स्टेटमेंट होना जरूरी था, या एक से ज्यादा भी कर सकते थे। इल्स में भी एक लाइन मैंडेटरी है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो द कंपाइलर विल बी रिटर्न एरर मैसेज, आपको एरर जनरेट करेगा। हम आज इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप चाहते हैं इफ वी वांट टू ब्लैंक स्टेटमेंट ऑफ इफ स्टेटमेंट, else statement or elif statement, then use a special keyword is called to pass, P-A-S-S। पास कीवर्ड है, और आप पास कीवर्ड लगाकर आप ब्लैंक कर सकते हैं। इसकी चर्चा मैं अभी इस लेक्चर के बाद लास्ट में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूंगा लेक्चर को। आई होप ये बात आपको थ्योरी समझ में आई। हम आप चलते हैं सिंटैक्स पे। इधर देखिए, अदर स्टेटमेंट्स, अबव स्टेटमेंट। हम अदर स्टेटमेंट को अबव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका इफ शुरू हो उससे पहले अगर जो स्टेटमेंट होगा इस तरह से अगर ऊपर होगा तो अबव कह सकते हैं, और अबव को अदर भी कह सकते हैं, क्योंकि अदर का मतलब होता है इफ के अलावा कोई भी हो।
तो अदर क्या होगा, इफ के बाद वाला अदर होगा, इफ के पहले वाला अदर होगा। इसलिए हमने अपने सिंटैक्स में अदर और अदर देख रहे हैं। इफ के बाहर और इफ के अंदर हमने अदर स्टेटमेंट लिखा है। अच्छा, आप समझ भी सकते हो, इसका मतलब इफ स्टेटमेंट केवल यहीं तक लागू होता है, इसके ऊपर वाला भी अदर कहलाएगा, इसके नीचे वाला भी अदर कहलाएगा। अब ऊपर को अबव और नीचे को बिलो कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बिलो स्टेटमेंट्स या अबव स्टेटमेंट्स का भी यहाँ पर नाम दिया है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सिंटैक्स में कंप्लीटली लिखने के लिए दैट्स इज बेटर, बट मेन जो सिंटैक्स है ये यहां से यहां तक है। आइए इस बात को समझते हैं। ये रहा इफ कीवर्ड है तो स्मॉल केस में लिखेंगे। पैराथेसिस इज नॉट कंपल्सरी, आप ये पैराथेसिस लगाएं या ना लगाएं, मैं तो एक प्रॉपर तरीके से दिखे इसलिए लगाया हूं, कोई इससे एरर नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, इसमें नहीं, कहीं पर भी आप हटा सकते हैं। यहां पर आप इफ कंडीशन 1, कोई कंडीशन आपने टेस्ट किया और आप देख रहे हैं कि इसके पैरेलल में नहीं, इसके अंदर, इसके इस एरिया में आके आपने इफ लिख दिया, तो इसके ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट में खुद इफ स्टेटमेंट मिल गया, तो इफ विद इन इफ मिल गया, इसीलिए इसका नाम हो गया नेस्टेड इफ। और ये रही कंडीशन 2, और यहां भी आप पैराथेसिस लगाए ना लगाए ऑप्शनल होता है। तो ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2। यहां पर एरो लगा के एक नाम दिया गया है। ऊपर वाले पहले वाले इफ को हम आउटर इफ स्टेटमेंट कह सकते हैं, और नीचे वाला जो इफ होगा उसे इनर इफ स्टेटमेंट कहेंगे। आउटर इनर, ठीक। अच्छा, यहां पर इफ के बाद भी जस्ट एक इफ और हो सकता है। मैं ऊपर के कंटेंट को इरेज कर दूं, आप एज अ प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट कर सकते हो, बाकी आपको नोट्स मिलेगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। मैं इस बात को यहां समझाने के लिए आपको जगह लूंगा थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं, आप इफ कंडीशन के बाद आप नेक्स्ट इफ, और इसके अंदर फिर इफ, और इसके अंदर फिर इफ, और ऐसे आप इसको मल्टीपल लेयर तक ऐसे नेस्टेड कर सकते हैं। पहला कंडीशन ट्रू होगा तब दूसरे को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे में अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट को, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये कंडीशन हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये कंडीशन हुआ तो एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। आप इस चीज को समझने के लिए एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल लें, मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते होंगे। अगर हम कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो मोस्टली हमने देखा होगा प्री, मेन एंड इंटरव्यू एंड मेडिकल। चलिए मान लेते हैं मोटे मोटे तौर से ये 4 पड़ाव होते हैं जिनको पास करने के बाद ही आपको जॉब मिलती है। सपोज दैट प्री आपने पास आउट कर लिए तो आपको मेन में जाना होगा। प्री के पास होने से आपको जॉब नहीं मिलती है, प्री एग्जामिनेशन में एंट्री लेने से आपको मेन के लिए एंट्री मिलती है। और प्री से फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। फेल होंगे तो आप बाहर चले जाएंगे, आपको मेन में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन प्री में पास हो जाएंगे तो दूसरे वाले में मौका मिलेगा। और मेन में भी फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। अगर मेन में भी पास हो गए तो आपको नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में मौका मिलेगा। आप इसे ऐसे डिजाइन करें, ज्यादा समझ में आएगा। प्री के अंदर क्या होता है मेन, और मेन के अंदर क्या होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर क्या होता है मेडिकल, और जब मेडिकल हो जाता है तो यहाँ होता है सिलेक्शन। आप देख रहे हैं प्री को पास करेंगे तो मेन में आएंगे, मेन में आएंगे तो इंटरव्यू में आएंगे, और इंटरव्यू में जाएंगे तो मेडिकल में जाएंगे, और चारों अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। ऐसे समझ सकते हैं दिस इज अ नेस्टेड कंडीशन। और यहाँ पर फेल होने के कई तरीके, यहाँ से भी फेल होने के फुल चांसेस हैं, यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं, यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं, और एटलीस्ट लास्ट से भी बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल से छट जाते हैं, है ना, और कुछ कैंडिडेट प्री से, कुछ मेन से, कुछ इंटरव्यू से, और वो जिनका सिलेक्शन होता होगा वो चारों पड़ाव को 1 by 1 क्रॉस करके कहीं तब ट्रू स्टेटमेंट पाते हैं। फॉल्स के 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 फॉल्स, असफलताएं 4 हैं और सफलता 1 है। आप देख रहे हैं इस एग्जामिनेशन में असफल होने के 4 तरीके हैं, सफल होने के केवल 1, परिणाम यहाँ केवल 1 मिलेगा, असफलता 4 बार मिल सकती है, 4 जगह आपको रिस्क है, तो सफल 1 बार होंगे। ऐसे यहाँ पे आइडिया जनरेट कर सकते हैं।
तो आप इफ के बाद भी बहुत सारे इफ पैरेलल हो सकते हैं जिसे हम लोग नेस्टेड कहेंगे। अब यहां पर अगर ये और ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू हो गए तो ये एक लाइन का होगा या एक से ज्यादा होगा, ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। कंट्रोल इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटेड कर देगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे प्रोग्राम से बाहर आके अदर पे आएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहां नहीं जाएगा, एग्जीक्यूट किया बाहर आया। ठीक, अब ये इल्स स्टेटमेंट किसका है, इस वाले इफ का, ये देखिए इस वाले इफ का ये इल्स स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन यहां से फॉल्स होता है तो इसका इल्स ये है, और कंडीशन जब पहले से ही फॉल्स हो जाए तो ये इसका इल्स है। यहां मैं डॉट इसलिए बनाया था क्योंकि इसके सामने एक मार्जिन में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसके सामने रहेगा वो उसी का बराबर में हो जाएगा। याद रखना, बराबर में रहने से बराबर लोग हो जाया करते हैं, थोड़ा सा अंदर शिफ्ट होके रहेंगे तो उनके कहलाएंगे आप। तो एग्जैक्टली ये देखिए इफ के अंदर थोड़ा शिफ्ट हुआ है, 4 स्पेस के इसके बराबर नहीं लिखना है आपको। आप मैनुअली भी जब आप अपने कॉपी पे प्रोग्राम टाइप करेंगे फिर भी थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करके आप लिखेंगे। इनके बराबर लिखने का मतलब है कि आपने ये इफ के बराबर हो गए। अब देखो इनके बराबर कौन है, इल्स है, इल्स और इफ बराबर हो गए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होंगे, ये नहीं होंगे क्योंकि ये बराबर के हो गए हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये इल्स में आएगा और इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और ये इनर इफ इल्स है, ये देखिए इनर इल्स इफ का इल्स है, और ये फॉल्स इल्स किसका है, ये आउटर इफ इल्स का ब्लॉक है। तो देखिए 2 इफ आपने यूज किया है, उसके रेफरेंस में 2 इल्स यूज किया है। जो सेकंड वाला मतलब जो इनर इफ है उसका ये इनर इल्स है, जो आउटर इफ है उसका ये आउटर इल्स है। और ये अदर स्टेटमेंट है। अदर स्टेटमेंट डू नॉट पार्ट ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अदर स्टेटमेंट चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, वह केवल प्रोग्राम का हिस्सा होता है। और अगर कोई प्रोग्राम का हिस्सा है तो इफ के डिसीजन पे निर्भर नहीं है, उसको एवरी टाइम एग्जीक्यूट होना ही होगा। तो आई होप ये आपको सिंटैक्स समझ में आ गया। इफ के अंदर इफ, इसलिए नेस्टेड इफ, जो पहले इफ है उसे आउटर इफ, जो अंदर इफ हो उसे इनर इफ। आप इसी तरह से इनर इफ भी आउटर हो सकता था, अगर एक इफ और में लगाता तो ये आउटर हो जाता है, इनर होता। और इसका ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स यहां से भी कंडीशन हो सकता है, पहला भी फॉल्स हो सकता है और ट्रू हो सकता है। पहला फॉल्स हुआ तो इल्स में चला जाएगा और इल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा अदर में। और अगर ये ट्रू हुआ तो उसको दूसरे वाले में इनर में जाना पड़ेगा। और यहां से भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है, यहां से ट्रू हुआ तो इसको ये मिल जाएगा, यहां फॉल्स हुआ तो इसका इल्स स्टेटमेंट होगा और इसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। आई होप ये आपको सिंटैक्स समझ में आ गया। अब इसी चीज का डाटा फ्लो डायग्राम बनाया गया है जिससे आपको आइडिया लगे कि डाटा किस तरह फ्लो करेगा। ये स्टार्ट है, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अदर स्टेटमेंट ये देखिए हुआ, अदर स्टेटमेंट बाद इफ कंडीशन टेस्ट होगा, ये इनर आउटर इफ है, ये क्या है, आउटर इफ का कंडीशन है, टेस्ट होगा। आपको पता है कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होता है तो देखो कंडीशन नंबर 2 मतलब दूसरे इनर इफ में आप आ गए, ये वाले इफ को कंडीशन टेस्ट करेंगे। और अगर ये भी देखो फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल हमारा सीधे कहां जाएगा, अदर स्टेटमेंट्स में आके और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, और इधर देखें, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये देखो कंडीशन फॉल्स हुआ पहला वाला तो ये फॉल्स को एग्जीक्यूट करके अदर में चला जाएगा। ये देखिए अगर कंडीशन फर्स्ट अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा, उसके लाइन को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके सीधे कहां निकल के आ रहा है, अदर स्टेटमेंट। और अदर स्टेटमेंट से कंट्रोल कहां चला जा रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अगर सर अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ है और इसको एग्जीक्यूट करके सीधे वो अदर स्टेटमेंट चला जाएगा। और अगर ट्रू हुए तो ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स हुए तो अपने अपने फॉल्स ब्लॉक हैं उनको एग्जीक्यूट करके अदर स्टेटमेंट में होते हुए कंट्रोल हमारा कहां चला जाएगा, एग्जिट चला जाएगा।
आपको ये बात यहां से बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप ऐसे डिजाइन से समझ सकते हैं किस तरह से काम हुआ है। दिस इज द डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ नेस्टेड इफ। अब इसी के रेफरेंस में एक एग्जांपल देखिए, राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर, फाइंड आउट नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। दो चीज है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। आपको पता होगा हमने शुरुआत में जिक्र किया था, इसका उपयोग ही कब करेंगे, जब मोर देन कंडीशन टेस्ट अ पार्टिकुलर थिंग्स। एक ही चीज को अगर 2 बार चेक करने की जरूरत पड़े या 2 से ज्यादा बार चेक करने की जरूरत पड़े तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ यूज करते हैं। मतलब एक ही नंबर आप इनपुट करेंगे ये, और इसी नंबर पे 2 टेस्टिंग होनी है। पहली टेस्टिंग होनी है ये पॉजिटिव है क्या, और ये अगर टेस्ट हो जाए पॉजिटिव तो चेक किया जाए इवन है क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कंडीशन टेस्ट किया जाएगा और ये रहा एग्जांपल। सबसे पहले इनपुट प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से आपने एक मैसेज दिया, स्क्रीन पे कोई नंबर रिसीव कराइए कीबोर्ड की मदद से और यहाँ पे एनो पे होल्ड हो जाएगा। और अगर सपोज दैट नंबर दिया हमने 5, तो इफ एनो ग्रेटर देन 0, क्या 5 बड़ा है 0 से, आप देख रहे हैं 5 बड़ा है 0 से, ये रहा इंडेंटेशन मार्क। इसके कारण देखिए कितना अच्छे शिफ्ट हुआ है, मैंने इसको यहां पे शिफ्ट किया है। चाहे कागज पर लिखो और चाहे आइडियली लिखो, पहले तो कागज पे ही लिखते हैं, अगर आपने गलतियां बुनियादी तरीके से कर दिया तो आइडियली पे डेफिनेटली आप गलत करेंगे। तो आपको सद्य उसके अंदर शिफ्ट होकर लिखा इफ। आप तो ये चेक कर लिए कि नंबर ग्रेटर देन 0, आप बताइए 5 क्या बड़ा है 0 से, आपको ही पता होगा, कंप्यूटर पे भी बिलीव करिए उसको भी पता होगा। तो कंडीशन यहां से क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने पर वो दूसरे वाले अपने इफ के पास आता है और इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। यनो मॉडुलो डिवीजन बाय 2, यनो मतलब 5 क्या 2 से विभाजित करने पर उसका शेषफल क्या आएगा, उसका शेषफल आएगा 1। आप सब जानते हैं यदि 5 को 2 से विभाजित किया जाए तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। यहां आ गया 1। और जरा ये क्या लगा हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर 2 वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप या कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। क्या 1 और 0 क्या दोनों बराबर हैं, आपसे मैं पूछता हूं, आप कहोगे नहीं सर 1 और 0 बराबर नहीं है, सेम नहीं है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देखो यहां से मुझे लग रहा था ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, कंडीशन ही यहां फॉल्स हो गई, तो ये इसके ट्रू स्टेटमेंट में ना जाके ये जाएगा कहां पे, यहां आएगा फॉल्स वाले पे, और इसका फॉल्स यही है। और क्या मैसेज लिखेगा, देखिए मैसेज लिखेगा इनपुटेड नंबर इज पॉजिटिव। जरा मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या नंबर आपने जो इनपुट किया था पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, बट ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर है, डेफिनेटली ऑड नंबर है। पहले तो उसने टेस्ट कर लिया कि ये पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी बार क्या बता रहा है, नंबर ऑड है। और यहां के बाद डायरेक्ट इस स्टेटमेंट मतलब आउट ऑफ ये चला जाएगा, बोलेगा एग्जिट कंट्रोल इन प्रोग्राम, एग्जिट कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। अच्छा फिर से एक बार प्रोग्राम रन करें हम लोग, एक बार फिर रन करते हैं, फिर से आपसे मैसेज आया इंटर नंबर, और इस बार आपने नंबर कर दिया -5, और यहां आया नंबर -5 इज ग्रेटर देन 0। क्या -5 0 से बड़ा है, तो -5 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब फॉल्स हो गया तो सीधे अपने वाले फॉल्स में जाएगा, इसका फॉल्स डॉट डॉट करके दिखाया गया था, ये है मैसेज। क्या है जरा पढ़िएगा, इनपुटेड नंबर इज निगेटिव, कह रहा है इनपुटेड नंबर क्या है, निगेटिव है। अरे बिल्कुल सही बता दिया, देखिए और अथवा और नहीं सॉरी निगेटिव, अच्छा ठीक है, निगेटिव आर 0 नंबर नॉन टेस्ट इवन आर ऑड। फिर से मैसेज पढ़ूंगा, देखिए बताया इनपुटेड नंबर इज निगेटिव और 0, या तो आपका इनपुट किया गया नंबर निगेटिव होगा या तो 0 आपने किया होगा, तभी मैं हमारे पास भेजे गए हैं आप। नॉन 0 नॉन टेस्ट इवन नंबर, हाँ बताया जा रहा है कि आपको टेस्टिंग में नहीं लिया गया है कि आप इवन है कि ऑड है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को टेस्टिंग में भेजा जाएगा इवन ऑड, निगेटिव को नहीं भेजा गया है, मेरे इस प्रोग्राम बनाने वाले ने बनाया है। तो आपको ये मैसेज आएगा, और ये अदर स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके साथ भी यूज हुआ था, जब ट्रू हुआ था तब भी और फॉल्स हो रहा है तब भी। तो आई होप आप देख रहे हैं कंडीशन आपको नेस्टेड इफ कैसे काम करता है।
आप इसी तरह से एक दो प्रोग्राम अपने से प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं आपके प्रोग्राम के लिए आइडियली पे प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, जिसमें प्रत्येक प्रोग्राम रन करके मैं दिखाऊंगा। बोर्ड पर मुझे जरूरत पड़ेगा तो ऐसे मैं प्रोग्राम रन करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपके लिए आइडियली पे प्रोग्राम रन करके मैं लेक्चर में लेके आऊंगा, जिससे आपको क्लियरेंस हो जाए प्रोग्राम रन कैसे होता है, उसका आउटपुट कैसे आएगा, उसी टाइम कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप सभी को पता है दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ नॉट इंस्ट्रक्शन। ये सद्य स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह बोर्ड पर लिखा जा रहा है और बोर्ड पे लिखा जाएगा मतलब सॉफ्टवेयर पे लिखे तो एग्जीक्यूशन हो और उसे इंस्ट्रक्शन, उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन का नाम दें। यह मात्र स्टेटमेंट है और इसका आउटपुट भी मुझे मैन्युअली आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ऐसे ही। आई होप आज का लेक्चर आपको नेस्टेड समझ में आ गया। इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और ये इफ स्टेटमेंट का चौथा ब्रांच था और इसी के साथ में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। मैं एक बात की और जानकारी बता दूं, जो कई बार मैं लगातार बोल रहा था, चाहे इफ की बात करें, चाहे इफ एल्स की बात करें, चाहे हम लोग इलिफ की बात करें, ये मैं कह रहा था आप इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे कोई, और कंडीशन टेस्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं यहां कोई लाइन ना एग्जीक्यूट करें, एक लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, फिर भी आपको पास नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और अगर आप पास लगा देते हैं और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात को समझिए। आप अगर यहां पर ये लाइन ना लिखे तो आप इसको रन कराएंगे तो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन स्टेटमेंटल जो होगा वो एरर जनरेट करेगा। इंडेंटेशन मार्क का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस होता है। आपने कोई लाइन नहीं दिया, इसी से एरर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर मैं नहीं देना चाहता हूं, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पास नाम का एक स्टेटमेंट है और सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, वी कैन से दैट सिंगल वर्ड स्टेटमेंट है। अगर आप पास लिख देते हैं तो एरर से बच जाएंगे और ये पास कर देगा, चलो भाई आगे चले जाओ, कोई बात नहीं, यूजर इस पे कुछ नहीं लिखना चाहता है। और फिर से एक बात समझो, अगर आप इल्स में भी चाहते हो ना कुछ दें तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये आप रखना पास देना होगा। बिना पास के अगर आप ऐसे खाली पड़ी कर देते हैं तो एरर जनरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से चाहे हम बात करें इफ की बात करें, चाहे हम इल्स की बात करें, आपको पास देना पड़ेगा, या चाहे इलिफ की बात करें, इसमें भी पास देकर आप बिना लाइन के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया। हम लोग पास को, इफ को, पास को, ब्रेक को और कंटिन्यू को, हम तीनों को एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब इसके बाद का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, पाइथन हमें 3 प्रकार का कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आज हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट को ही पढ़ना है, इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा यही होगा। आई होप आपको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के इफ के चारों कैटेगराइज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास, और न्यू क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।